नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम और बड़ी खबर के साथ। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे के बाद अब अयोध्या के दौरे पर है, जहां पर चुनाव में जीत के बाद तीसरी बार सीएम योगी अयोध्या के दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरान सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि के दर्शन पूजन किए हैं, जिसके बाद सीएम जल्दी अयोध्या मंडल के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था के संबंध में समीक्षा बैठक करेंगे और अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट का भी प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। साथ ही साथ लगभग 4 बजे के करीब गुप्तार घाट के उद्यान में स्थापित महाराणा प्रताप की मूर्ति का भी अनावरण सीएम करेंगे। अयोध्या में सीएम योगी मंत्री समूह के साथ 19,000 करोड़ के परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा करेंगे और साथ ही साथ श्री राम नवमी मेले की तैयारी के लिए दिशा निर्देश लेंगे और अयोध्या के विकास को लेकर अफसरों के साथ समीक्षा बैठक भी सीएम योगी करेंगे। तो लगातार जिस तरीके से दौरे पर दौरे सीएम योगी कर रहे हैं और अब 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के बाद सीएम योगी अयोध्या पहुंचे हैं, जहां पर तमाम कई कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होने वाले हैं। कई समीक्षा बैठकें सीएम योगी की ओर से की जाएगी। सीएम योगी प्रदेश को स्मार्ट बनाने के लिए कोई ना कोई नई पहल हमेशा करते रहते हैं। आपको बता दें कि अब योगी ने आदेश जारी किए हैं कि ग्राम पंचायतों में जो ग्राम सचिवालय बनाए जा रहे हैं उन्हें हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी दी जाए। उसके 50 मीटर के दायरे में ग्रामीणों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा भी दी जाएगी। दरअसल हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ये दरअसल वादा किया था कि प्रदेश के सभी गांव को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा और भाजपा प्रदेश संगठन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये लक्ष्य है कि लोक कल्याण संकल्प पत्र के अधिकांश संकल्पों को 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के पहले ही पूरा किया जाए। और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के लिए सरकार का ये महत्वपूर्ण निर्णय है कि गांव को इंटरनेट की सुविधा देने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। तो लगातार सीएम योगी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हर गांव, हर शहर को वाईफाई से लैस किया जाएगा, ये वादा सीएम योगी ने किया था और अब सीएम योगी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए ग्रामीण जो गांव हैं उन्हें स्मार्ट बनाने की कवायद उन्होंने शुरू कर दी। इसी कड़ी में योगी सरकार की सचिवालय को सौगात दी गई है, जिसमें कई गांव, कई ग्रामीण क्षेत्रों को वाईफाई सुविधा देने और गांव को स्मार्ट बनाने का जो संकल्प लिया गया था, इस पर अब काम किया गया है। और इस पर खास जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी जुड़ गए। नितिन, जिस तरीके से वाईफाई और स्मार्ट गांव बनाने का वादा सीएम योगी ने किया था, अब इस पर इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा लता जी, जिस तरह से 2022 में जो वादे किए थे सीएम योगी सरकार ने, वो कहीं ना कहीं अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कई योजना की बात करी थी, आपको उनमें विभिन्न कुछ योजनाओं का नाम मैं बताना चाहूंगा। ये यूपी में फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना, यूपी स्कॉलरशिप योजना, उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, यूपी आसाम खेती योजना, यूपी सखी योजना जो गाँव में लाल करने की बात कही जा रही है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, यूपी में फ्री बोरिंग योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, यूपी मिशन शक्ति अभियान, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना और उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, यूपी युवा स्वराज योजना और कन्या सुमंगला योजना। इनके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं जिसे यूपी राशन कार्ड लिस्ट, तो इन सबको भी रखा गया। यूपी पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, बुलेट गन्ना पर्ची कैलेंडर, तो कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको कहीं ना कहीं उस पर काम किया जा रहा है। और आज जैसा कि शुक्रवार दिन है और सभी जितने भी मंत्री, कैबिनेट मंत्री वो अपने से दौरे पे हैं जिले में, जहाँ जहाँ उनको जाना था वहाँ पर वो जा रहे हैं, लगातार 3 दिन वहाँ रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो गाँवों तक जिन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इंटरनेट काफी
काफी देखा जा रहा था, उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही, उस पर काम किया जा रहा है। डिजिटल पर काम किया जा रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट परियोजना पर काम किया जा रहा है, क्योंकि गाँव में ज्यादातर ये देखने को मिलता था कि वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया जाएगा और 75 जनपदों में विशेष प्रोडक्ट को उत्पादन करने का बढ़ावा दिया जाएगा। आपको बताना चाहूंगा, और 5 सालों में इस योजना के माध्यम से 25 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। जी बिल्कुल नितिन, गांव-गांव तक जो सरकार की योजनाएं हैं इनका लाभ पूरी तरीके से पहुंचे। हालांकि इसको लेकर मंत्री की ओर से भी दौरे किए जा रहे हैं और अब सीएम ने खुद इस पर एक्शन लेते हुए ये बड़ा फैसला दे दिया, जिसके बाद अब इम्प्लीमेंट इस पर हो रहा है। हालांकि कितने गांव को इंटरनेट सुविधा से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा लता जी, लगातार जितने भी संपर्क में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, 403 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन जितने भी जिले 75 जिलों में इस योजना का संचालन शुरू करने की बात कही जा रही है। और आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लगातार जो यूपी सरकार काम कर रही है और लोगों के बीच में जाकर काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है, इसीलिए उन्होंने मंत्रियों को अब लोगों के बीच में भेजना शुरू कर दिया। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लोग मंत्रियों के पास जाते थे, अपनी मांग रखते थे और कहीं ना कहीं उनकी मांगों को रखा जब सुना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार ने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के अलावा जितने भी कैबिनेट मंत्री वो लगातार जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। और स्वराज योजना जो बनाई जा रही है उसमें भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लगातार लोगों को रोजगार दिया जाए, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई जो बड़े मुद्दे हैं जिसको विपक्ष लगातार उठाता चला आ रहा है उस सवाल, तो कहीं ना कहीं इनको दूर करने के लिए योगी सरकार अब काम कर रही है। और गाँव क्षेत्र में ज्यादा बिजली से संकट सबसे ज्यादा रहता था, उनको देखा जा रहा है, बिजली संकट दूर किया जा रहा है और सिंचाई व्यवस्था को लेकर बिल्कुल तमाम परेशानियों पर सीएम की निगाहें बनी हुई है और इन पर एक एक कर जो है काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार जिस तरीके से जब से सीएम योगी का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है तभी से एक दूसरी तेजी के साथ, एक नई उमंग के साथ, उत्साह के साथ हालांकि योगी सरकार काम कर रही है, जिसका जो परिणाम है वो धरातल पर भी देखने को मिल रहा है। ब्राजील में चल रहे डेफ लिम्पिंग 2021 में बृहस्पतिवार को भारत ने नया इतिहास रच दिया है। दरअसल गोरखपुर की बैडमिंटन खिलाड़ी आदित्य यादव ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीम चैंपियनशिप में देश को स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं भारतीय टीम के बेहतरीन प्रदर्शन से पूरा देश बेहद खुश है। इस दौरान सीएम योगी ने भी ट्वीट कर टीम को बधाई दी है और आदित्य यादव के बेहतरीन प्रदर्शन पर उसे सराहा भी है। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा है कि भारतीय टीम को स्वर्ण पदक प्राप्त होने पर हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं हैं। इनमें गोरखपुर की 2 बेटी आदित्य यादव ने जो अद्वितीय प्रदर्शन किया है वो असंख्य खिलाड़ियों व बच्चों के लिए एक बेमिसाल प्रेरणा है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से वो बीजेपी सरकार पर तंज कसने का कोई मौका हालांकि नहीं छोड़ते हैं। आपको बताते चलें कि अखिलेश ने कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और निशाना साधते हुए दरअसल कहा है कि मौजूदा सरकार में यूपी पुलिस पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। दुनिया में पहला ऐसा मामला होगा कि बलात्कार पीड़िता थाने में रिपोर्ट लिखाने गई और वहां भी उसके साथ रेप हो गया। चंदौली में भी पुलिस ने जमकर तांडव किया। साथ ही साथ उन्होंने वार्ता के दौरान ये कहा है कि चंदौली में एक बेटी को मार दिया गया और पुलिस ने कहानी बनाई है कि उसने सुसाइड किया है। भाजपा सरकार हमें तमंचावादी कहती थी, लेकिन आज उनकी सरकार में सबसे ज्यादा तमंचे चल रहे हैं। फेक एनकाउंटर कस्टोडियल संदेह में यूपी पुलिस नंबर 1 हो चुकी है। जहां एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी पर लगातार निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का बड़ा बयान सामने आया है।
जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि वो बीजेपी के साथ हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरे आदर्श पीएम मोदी और सीएम योगी हैं। वहीं शिवपाल यादव को लेकर बयान देते हुए कहा कि अगर वे पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। और उन्होंने चाचा शिवपाल यादव के ट्वीट पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मैं तो ये समझती हूं कि वो चाचा का अपना चॉइस होगा, मैं उनका बेहद सम्मान करती हूं, वो घर के बड़े हैं। लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा के मुद्दे के चलने के चर्चे में आए मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ उत्तर प्रदेश में सियासत में अब हलचल शुरू हो चुकी है। राज ठाकरे ने 5 जून को अयोध्या में रामलला के दर्शन का ऐलान किया है और इस पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने टिप्पणी देते हुए दरअसल कहा है कि उत्तर भारतीयों को अपमानित करने वाले राज ठाकरे को अयोध्या की सीमा में घुसने नहीं दूंगा। साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी देते हुए दरअसल ये कहा है कि हाथ जोड़कर उत्तर भारतीयों से माफी मांगने के बाद ही राज ठाकरे को अयोध्या में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। दरअसल राज ठाकरे ने यूपी और बिहार के लोगों पर आरोप लगाया था कि वो महाराष्ट्र में जाकर लोगों की नौकरी छीन रहे हैं और आपराधिक घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रजभूषण सिंह ने सीएम योगी से आग्रह करते हुए ये कहा है कि जब तक राज ठाकरे सार्वजनिक रूप से उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांग लेते, मेरा आग्रह है कि तब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को राज ठाकरे से नहीं मिलना चाहिए। अब देखना होगा कि यूपी में उठा ये सियासी घमासान आखिर क्या मोड़ लेता है। इस पर हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जी जुड़ गए। जी आप सर, आपका स्वागत करना चाहूंगी। धन्यवाद जी अश्विनी जी, इस तरीके से अब राज ठाकरे हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार की तारीफ करते हुए महाराष्ट्र सरकार से भी लाउडस्पीकर की आवाज को कम करने की मांग जरूर कर रहे थे, लेकिन अब यूपी आने की बात उन्होंने कही है, तो आपकी तरफ से आपत्तियां जताई जा रही हैं सर? पार्टी की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है और अभी जो है इसमें ये गौर करने वाली बात है कि ये सांसद जी का अपना व्यक्तिगत बयान है और एक भावनात्मक बयान दिया गया है कि जैसे राज ठाकरे जी उत्तर भारतीयों के लिए कई बार ऐसी बातें कह चुके हैं, तो वो इनका भावनात्मक बयान है और उसमें कोई ऐसा पार्टी का ये अधिकृत बयान नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, इसको पार्टी के बयान से जोड़कर न देखा जाए, क्योंकि राज ठाकरे जी का जो मामला है, राज ठाकरे जी हमेशा उत्तर भारतीयों के लिए ऐसी चीजें बोलते रहे हैं जी। तो इस वजह से ये भावनात्मक बयान इसको लिया जाए। सर, भूषण जी ने ये कहा है सीएम योगी से कि वो मुलाकात भी ना करें और उन्हें अयोध्या जाने की परमिशन भी ना दी जाए। जी देखिए, तो आपके सवाल का जो है जवाब इसी में आ गया कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी से कहा है कि उन्होंने अनुरोध किया है कि उनसे न मिले और उनको अयोध्या जाने की परमिशन न दी जाए। तो ये इसमें ये परिलक्षित होता है कि उनका ये बयान निहायत ही जो है निजी बयान है जी। राज ठाकरे को अयोध्या में नहीं घुसने दूंगा, ये बयान सर उनकी ओर से किया गया है, तो इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया? देखिए, ये नहीं घुसने दूंगा ऐसा कुछ नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र से चलता है। ये बयान से एक विरोध उनका प्रकट किया गया है, इसमें कोई ऐसे न लिया जाए कि इसको नहीं घुसने दिया जाएगा। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान 140 करोड़ लोगों का देश है, जिसमें कहीं आने जाने के लिए कोई सबको छूट है। कोई भी कहीं रामलला के दर्शन करने आ सकता है और ये इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। ये बयान है, एक भावनात्मक विरोध है ये। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद जी। तो लगातार जिस तरीके से लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा पर एक के बाद एक तमाम बयानबाजी के बाद हालांकि राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश में आकर अयोध्या आने का फैसला लिया था, जिसके बाद बीजेपी सांसद की ओर से ठाकरे के इस दौरे को लेकर इस पर सवाल उठाए गए थे।
लखनऊ में गुरुवार को राज्य मंत्री नगर विकास मलिहाबाद नगर पंचायत पहुंचे, जहां पर उन्होंने विभागों की फाइलों समेत तालाबों की संख्या की जानकारी ली है। आपको बताते चलें कि नगर पंचायत में मौजूद स्टाफ से बातचीत की, साफ सफाई के बारे में भी जानकारी ली। और वहीं ईओ प्रेम नारायण ने बताया है कि गौशाला के पर्याप्त जमीन न होने के कारण हमें गौवंशों को नजदीकी गौशालाओं में छोड़ना पड़ा है, जहां पर उनकी देखरेख की जाती है। ललितपुर में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार किशोरी से थाने में दुष्कर्म मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में हुई पेशी के बाद दुष्कर्म मामले के मुख्य आरोपी अशोक तिलकधारी को 14 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। आपको बता दें कि आरोपित एसएचओ तिलकधारी सरोज को सस्पेंड करने के बाद पूरे थाने को लाइन हाजिर भी कर दिया गया है। आरोप है कि पाली थाने के एसएचओ तिलकधारी सरोज ने किशोरी को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था और इस दौरान उसने थाना परिसर में बने अपने कमरे में किशोरी से दुष्कर्म किया। इस घटना में महिला सहित 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साथ ही साथ एडीजी जोन ने पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया है। इस दौरान कल कोर्ट में हुई पेशी के बाद आरोपी अशोक तिलकधारी को 14 दिन के रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया गया है। चौदह दिन के रिमांड पर आरोपी एसएचओ भेज दिए गए हैं और हालांकि आरोपियों के खिलाफ लगातार जो कानून का डंडा है वो चल रहा है। दुष्कर्म मामले में बड़ी कार्रवाई हुई थी। हमने देखा था कि किस तरीके से जो पीड़िता थी वो थाने में अपनी एफआईआर दर्ज कराने गई थी, लेकिन उस किशोरी की बात सुनने की बजाय खुद एसएचओ ने इतना शर्मसार जो मामला सामने आया इसको अंजाम दिया। हालांकि इसके बाद अब एक्शन मोड में आकर एसएचओ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 14 दिन के रिमांड पर उन्हें भेजा गया। इसके अलावा थाने के तमाम जो पुलिस कर्मी थे उन्हें लाइन हाजिर भी किया गया है। तो जिस तरीके से लगातार रक्षक ही अब भक्षक बनते हुए दिखाई पड़े, इस पर अब बड़ी कार्रवाई की गई है। जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी जुड़ गए। जी नितिन, जिस तरीके से दुष्कर्म का मामला थाने में सामने आया था, अब एसएचओ को सस्पेंड कर हालांकि रिमांड पर भेजा गया है, क्या कुछ ताजा अपडेट इस मामले को लेकर? बिल्कुल लता जी, आपको बताना चाहूंगा कि ललितपुर रेप केस में आरोपी एसएचओ को कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पे भेजा गया है। और आपको पूरा मामला बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ललितपुर में या किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में या रिमांड पे इसको भेजा गया है, उसको जेल भी हो सकती है और सस्पेंड भी किया जा सकता है। मगर उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि कल आरोपी एसएचओ को की प्रयागराज में फोन की लोकेशन मिली थी, जिसके बाद उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। और ललितपुर से ही नाबालिग लड़की से पहले गैंग रेप और फिर थाने में दुष्कर्म करने का मामला कल सुबह सामने आया था। और ललितपुर में पाली थाने के एसएचओ पर लड़की से दुष्कर्म का आरोप लगा था। आरोप लगने के बाद थाना अध्यक्ष एसएचओ फरार हो गया था। वहीं नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर जब उसके पिता से बात हुई की गई तो उसने बताया कि गांव के 3 लड़के बच्ची को बहलाकर भोपाल ले गए थे, जहां पर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। और घर आने के बाद उनकी बेटी ने उनको सारी कहानी जब बताई। बिल्कुल, वाकई नितिन 14 दिन के रिमांड पर हालांकि एसएचओ को भेज दिया गया। इसके अलावा अगर कार्रवाई की बात की जाए तो एसएचओ के अलावा किन किन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है अब? बिल्कुल, जो आपको बताना चाहूंगा, थाने में जो लोग भी उस समय ड्यूटी पे मौजूद थे उनको भी कहीं ना कहीं आंका जा रहा है। और जो 3 लड़के जो बच्ची को फैला कर ले गए थे उनको खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे में देखा जा रहा है कि जो लोग वहां पर उपस्थित है उनको कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह से सरकारी रूम पर बुलाया गया था, रात भर रखा गया था, उसके बाद दुष्कर्म किया गया था, इनको देखा जा रहा था कि कहाँ कौन से लोग इस पूरे मामले में लिप्त है, उनको रखा
पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थाने का मालिक एसएचओ होता है। अगर एसएचओ अगर इस तरह का कदम उठाता है तो उसके नीचे के स्तर जितने भी काम करने वाले सिपाही हैं, हेड कांस्टेबल है, तो उनके मनोबल बिल्कुल वाकई नितिन, अगर रक्षक की भक्षक बन जाए तो आखिर आम जनता कहाँ जाए, ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। यूपी में जुर्म के आंकड़ों में बढ़ोतरी के मद्देनजर अब यूपी सरकार और पुलिस प्रशासन भी एक्टिव होती नजर आ रही है। वहीं बीते दिन उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कराने वाले सरगना मोहम्मद उमर और सलाउद्दीन की जमानत याचिका एटीएस के विशेष न्यायालय ने खारिज कर दी है। इसके अलावा आपको बताएं कि एटीएस ने दोनों अभियुक्तों के बाहर आने पर एविडेंस के साथ छेड़छाड़ का हवाला भी दिया, जिसके चलते न्यायालय ने एटीएस की चेतावनी के मद्देनजर मौलाना उमर गौतम और सलाउद्दीन की जमानत याचिका को खारिज किया है। दरअसल आपको बताते चले कि 1 साल पहले यूपी एटीएस की टीम ने धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का खुलासा किया था और इन पर मूक बधिर छात्रों और गरीब लोगों को धन, नौकरी व शादी का लालच देकर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा था। साथ ही साथ यूपी एटीएस ने यह भी बताया है कि धर्मांतरण मामले में दर्ज किए गए मुकदमे में जेल बंद 17 अभियुक्तों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। वहीं लखनऊ में पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने राजधानी की सड़कों पर लावस लश्कर के साथ खुद पैदल मार्च किया। साथ ही साथ सीपी ने भारी पुलिस बल के साथ सड़कों पर निकलकर पुलिस की मुस्तैदी को परखा है और कानून व्यवस्था का जायजा भी लिया है। इसके अलावा आपको बताएं कि इसके साथ ही सीपी ने थाने केसरबाग क्षेत्र में फुट पेट्रोलिंग करते हुए आम जनता के साथ संवाद और समन्वय स्थापित भी किया। आपको बता दें कि कमिश्नरेट लखनऊ ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, बालिका महिला सुरक्षा को देखते हुए भीड़ भाड़ वाली जगह, बाजारों, मुख्य चौराहों पर पैदल घूमकर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और वस्तुओं की भी गहनता से जांच की है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।